हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुणेंद्र प्रताप सिंह है। मैं अरस्तु आईएएस एकेडमी का मैनेजिंग डायरेक्टर। और आप सबको पता है कि इस समय पर वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है और इस दौर में हम सब अपने अपने घरों पर बंद हैं। तो अरस्तु आईएएस एकेडमी के द्वारा हमने ये बैठकर ये प्लान किया था कि क्यों ना हम इस समय का सदुपयोग करें, ताकि जितने भी एस्पिरेंट हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, वो अपने इस समय का सदुपयोग कर सकें और अपनी पढ़ाई को एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जा सकें। इसी क्रम में हमारी टीम ने सबसे पहले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप तक इन चीज़ों को पहुंचाने के लिए काम हम लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। उसी क्रम में आपको मैं जो हूँ तो मैं मध्य प्रदेश हिस्ट्री और एथिक्स के लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा, और हमारी टीम के बाकी जो और विशेषज्ञ हैं उनके भी द्वारा समय समय पर आपको वीडियो लेक्चर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ बोर्ड पे लिखा है मैंने मध्य प्रदेश के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताऊंगा कि हम मध्य प्रदेश को एक विषय के रूप में क्यों पढ़ते हैं, और हम मध्य प्रदेश जब लोक सेवा आयोग की परीक्षा लेते हैं तो उस परीक्षा में मध्य प्रदेश का कितना वेटेज होता है। ठीक है। तो अब आपको पता है कि हमारा मध्य प्रदेश एक भौगोलिक इकाई है और उस भौगोलिक इकाई की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, और इन्हीं विशेषताओं को हमें एक विषय के रूप में पढ़ना पड़ता है। जब आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा देते हैं और जब आप एक अधिकारी के रूप में चयनित होने के उपरांत जब आप मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों पर जाते हैं, तो वहां पर अपनी सेवाएं देने के क्रम में आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना होता है। तो ये चीज़ें हम जानेंगे कैसे? जानेंगे हम तभी जब हम इस मध्य प्रदेश के ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं बोर्ड में, जब आप इनके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। गहन अध्ययन करने के उपरांत ही आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से जान पाएंगे और अपनी सेवा जो है अच्छी तरीके से आप दे पाएंगे। ठीक है। तो मैं आपको अब बताना चाह रहा हूं कि हमारा ये जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश को पढ़ना कैसे है सबसे पहले। तो ये भी आपको पता है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, और जो मुख्य परीक्षा है, अब मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा, इन दोनों परीक्षाओं में इस विषय का जो है तो वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर प्रीलिम्स की मैं बात करूं तो प्रीलिम्स के एग्जाम में भी लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस मध्य प्रदेश से आते हैं, और मेंस में जब आप पहुंचेंगे तो कम से कम 150 नंबर के क्वेश्चंस, चाहे वो भारत मध्य प्रदेश का भूगोल हो, मध्य प्रदेश का राज्य व्यवस्था हो, मध्य प्रदेश का इतिहास हो, टॉपिक वाइज आपके सिलेबस में इस 2020 के जो न्यू पैटर्न से सिलेबस आया है उसमें पूरा डिफाइन किया हुआ है। तो एट लास्ट कम से कम नहीं तो 150 नंबर का पेपर आपको मध्य प्रदेश से आएगा, और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम इस विषय को बड़ी गहनता से पढ़ें। ठीक है। तो अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब हम मध्य प्रदेश को पढ़ते हैं तो एक पढ़ने का तरीका कैसे होना चाहिए। क्योंकि हम जब कभी भी किसी भी बुक को उठाते हैं तो हमने एक टॉपिक उठाया, मन नहीं लगा, दूसरा टॉपिक उठाया। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो वो कभी भी उस विषय को पढ़ तो लिया जाए जा सकता है उसको, लेकिन वो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो वो कौन सा तरीका है कि हम उस विषय को बड़े अच्छे ढंग से समय दे करके पढ़ें और वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में, हमारे जहन में वो बना रहे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ बोर्ड्स पे लिखे हुए हैं कि जैसे मैंने मध्य प्रदेश को टॉपिक वाइज अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है। जो आप पहला टॉपिक देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का भूगोल। अब इस भूगोल को भी मैंने कई सारे भागों में बांटा हुआ है। ऐसे ही दूसरा टॉपिक मैंने लिखा है मध्य प्रदेश का इतिहास, और मध्य प्रदेश के इतिहास को भी मैंने 3 भागों में बांटा हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है आपको प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और ये जो है इतिहास वो हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ेंगे। जो ये भूगोल लिखा हुआ है, ये जो भूगोल हम पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था आप याद करिए हम भारत के संदर्भ में भी पढ़ते हैं भारत की राज्य व्यवस्था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। तो जब मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे तो ये सब कुछ बिंदु लिखे हुए हैं मैंने, उन्हीं बिंदु के आधार पर आप मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था को समझेंगे। ठीक है। फिर इधर मैंने लिखा हुआ अर्थव्यवस्था, इधर लिखा हुआ कला एवं संस्कृति, कुछ और टॉपिक्स हैं जो हम इसमें पढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जब भी आप कभी मध्य प्रदेश को पढ़ें तो मध्य प्रदेश को पढ़ने के क्रम में जो उसके बहुत सारे टॉपिक्स आप जैसे आप
पुणेकर की पब्लिकेशन की बुक मार्केट में चलती है, महावीर पब्लिकेशन की है, और कई सारी पब्लिकेशंस हैं, टाटा मैग्रा हिल्स की पब्लिकेशन है, बहुत सारी पब्लिकेशन है मार्केट में उपलब्ध हैं। तो जब कभी भी आप उनको पढ़ते हो तो बस टॉपिक्स दिए रहते हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स की 50 टॉपिक्स हैं, अब आपको पढ़ना है। अब लेकिन आप पहला टॉपिक पढ़ते हो, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे पढ़ते जाते हो, लेकिन उनको कभी आप ऐसे क्लासिफाइड नहीं कर पाते हो कि कौन सा पोर्शन किस विषय में हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये मैं कह इसलिए रहा हूं कि जब आप भूगोल के टॉपिक्स पढ़ते हो, है ना, तो जैसे आप ये देखिए कि मैंने लिखा हुआ है भूगोल, अब हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो जब आप मध्य प्रदेश के भूगोल में जब आप पढ़ते होंगे कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, अब आप जब आप आगे पढ़ते हैं तो ये भी पता है आपको कि मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। इसको पढ़ने के बाद फिर जब आप पर्वतीय प्रदेश पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की मृदा पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे, और उन्हीं नदियों पर संचालित नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे, तो चूंकि ये सारी चीजें जो है ना, तो वो एक दूसरे से लिंक होती हैं। लिंक होने का मतलब ये है कि जैसे आप पर्वतीय प्रदेश आपने पढ़ा, और पर्वतीय प्रदेश में चूंकि वो पर्वत है, वो पहाड़ है, तो वो किसी ना किसी चट्टान से बना होगा। अब आपको ये पता है कि उन्हीं चट्टानों के अपरदन और क्षरण के फलस्वरूप क्या निर्मित होती है, मृदा। तो जब आप ये चीजें पढ़ लोगे कि ये पर्वतीय प्रदेश किन किन चट्टानों, किन किन पत्थरों से बना हुआ है, तो आप ये भी पता कर सकते हो कि मृदा कैसे बनी होगी। और जब मृदा आप पढ़ सकते हो तो कैसी मृदा है, उस मृदा में कौन कौन सी फसलें हैं, ये भी आप बड़ी अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप चीजों को पढ़ो तो उसको क्लासिफाइड कर लो विषयवार, और पढ़ने के क्रम में फिर आप हर चीजों को टॉपिक वाइज पढ़ते चले जाएंगे, तो वो लिंक अपने आप जो है तो वो जुड़ती चली जाएगी। ठीक है, तो कुछ वैसा ही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर हो सकता है कि मैं कुछ मदद कर सकूं आपकी इस मध्य प्रदेश के विषय को लेकर, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले भूगोल के टॉपिक को लेकर। तो जैसा मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि सबसे पहला काम आपको करना ये है कि भूगोल के विषय के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप एक साइड में आप लिख लें। ठीक है, और लिखने के बाद उसको लिख लिया, फिर ऐसे कुछ विषय टॉपिक्स निकालें कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो इतिहास का पोर्शन या इतिहास का सब्जेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, अब जब इतिहास में आपने लिख लिया तो ऐसे ही राज्य व्यवस्था में कर लें, और ऐसे ही आपको करना है अर्थव्यवस्था में, कला एवं संस्कृति में भी। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ भूगोल की। तो भूगोल में आपको पता है कि हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन में वही सारी तीन चीजें कि मध्य प्रदेश को तीन मुख्यतः भौगोलिक विभाजन में बांटा गया है, और उन तीन में फिर हम 7 प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको अभी ओवरऑल जो है तो एक रिव्यू बस दे रहा हूँ, और बाकी आगे के लेक्चर्स में हम पर्टिकुलर हर एक टॉपिक के बारे में अलग अलग चीजें पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आगे जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे आपको सारी चीजें जो है तो वो क्लियर होती चली जाएंगी। तो पहला है भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन के पश्चात ही हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेशों में आप पढ़ते हैं जैसे कि विंध्य रेंज के बारे में आप पढ़ते हैं, सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर मृदा के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी कितने कितने प्रकार की मृदा किन किन भागों में पाई जाती है, और पर्टिकुलर मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में उस मृदा का क्षेत्रफल कितना है, और उस मृदा की विशेषता कौन कौन सी है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और इसके बाद टॉपिक आता है आपकी मध्य प्रदेश में नदियां। अब आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत देश में सर्वाधिक नदियां जो प्रवाहित होती हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में ही प्रवाहित होती हैं। तो हमें नदियों के बारे में भी पढ़ना है कि जैसे मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों की मैं बात करूं तो आपको पता है नच, सोता, बेल, ये 5 बड़ी नदियां हैं। कौन कौन सी? नच, सोता, बेल। तो ये ना से होता है नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा। तो इस क्रम में हमें पढ़ते जाना है अपने, और इन्हीं नदियों पर जो जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं, चाहे वो जल विद्युत की हो, कोई भी परियोजना हो, चाहे वो सिंचाई परियोजना हो, उन परियोजनाओं के बारे में भी हमें करते चलना है। इसके बाद अब देखिए जब हम मध्य प्रदेश की जलवायु को पढ़ेंगे तो जलवायु को पढ़ने के क्रम में ही आपने पढ़ा होगा ये बात कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें समझने की बात है कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय क्यों और मानसूनी क्यों। तो जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो बड़े ब्रीफ में समझेंगे
विस्तार से समझेंगे कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु इसको क्यों कहा जाता है। अब जलवायु पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे वर्षा, और वर्षा पढ़ने के बाद चूंकि ये ऋतुएं, ये सारी चीजें जलवायु में ही कनेक्ट हो जाती हैं एक दूसरे से, तो जब हम जलवायु को पढ़ेंगे तो ये वर्षा और ऋतुएं अपने आप हमें समझ में आ जाएंगी। ओके, इसके बाद अब ये उद्योग का टॉपिक लिखा हुआ है मैंने, और यहाँ पे लिखा हुआ है खनिज का। हालांकि उद्योग और खनिज को हम अर्थव्यवस्था में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ज्योग्राफी में ही रखा है। तो अगर आप अर्थव्यवस्था में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उद्योग, अब आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग हैं। अब उद्योग स्थापित होने के लिए आवश्यक मूलभूत तत्व होता क्या है, तो वो होता क्या है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे खनिज। तो जब आप खनिजों का पता चल जाएगा आपको, तो इन्हीं खनिजों पर आधारित मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग हैं ये ऑलरेडी अपन को पता लग जाएगा। ठीक है, तो उद्योग और खनिज करने के बाद के साथ साथ कुछ एक दो टॉपिक और बचते हैं जिन्हें हम भूगोल में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि सेंसस हो गया, जनगणना। तो जनगणना के टॉपिक को भी आप जो है तो इसमें शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से ये लगभग, ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं ये अपने आप में। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक पोर्शन बना हुआ है आपके मेंस के सिलेबस में। ये पूरा 30 नंबर का पोर्शन है कि मध्य प्रदेश का भूगोल बताइए। तो ये पूरा पढ़ने के बाद आप मेंस में आप 30 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पूरा हो गया भूगोल का टॉपिक। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं इतिहास। तो आपको ये तो पता है कि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास के संदर्भ में भी आप इतिहास को 3 भागों में पढ़ते हैं, लेकिन वो तो हम भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं। लेकिन जब आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ेंगे तो इतिहास तो वही है जो हमारे भारत का है, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो एक हिस्सा है, वो एक पार्ट है किसका, भारत का। अब आपको ये भी पता है कि मध्य प्रदेश हमारे भारत के हृदय प्रदेश कहा जाता है भारत का। तो चूंकि सारी जो इतिहास की घटनाएं घटित हुई वो भारत में ही हुई, और अगर इतिहास की सारी घटनाएं भारत में घटित हो रही हैं तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो घटनाएं घटित हुई होंगी, या हमारा प्रदेश उन घटनाओं से प्रभावित हुआ होगा। तो अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के इतिहास को भी हमने 3 भागों में बांटा है। एक है आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और आधुनिक भारत का, आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास। तो देखिए यहाँ पर मैंने और क्लासिफाइड किया है कि प्राचीन इतिहास में हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन कौन से विषय को पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रागैतिहासिक काल। अब इस प्रागैतिहासिक काल में आपको पता है कि हम, जैसे कि आदमगढ़ की जो गुफाएं हो गई, भीमबेटका हो गया, जो अति प्राचीन है, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने लिखा है महाजनपद काल। अब आपको ये भी पता है कि जब 16 महाजनपद काल, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में मध्य प्रदेश में हमारे 2 महाजनपद थे। ठीक है, एक हो गया आपका चेदी महाजनपद और दूसरा हो गया अवंती। तो इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, चूंकि वो हिस्सा है हमारे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप जब मौर्य पढ़ेंगे, गुप्ताज पढ़ेंगे, गुप्त काल के बारे में, तो चूंकि इनका भी संबंध हमारे मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप से रहा है, तो जब आप इतिहास पढ़ते हो तो निश्चित रूप से वहां पर आपको ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है, कौन कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जो हमारे मध्य प्रदेश से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। तो वो आपको अलग से निकाल के उनको रख लेना है कि हमारे विलियम्स में भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में। अब मैं बात करूं मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि मध्यकालीन इतिहास हमारा बहुत बड़ा है, और उसमें हम जब पढ़ते हैं परमार वंश के बारे में, चंदेल, चूंकि ये लोकल हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित राजवंशी रहे हैं, तो और चेदी महाजनपद, तो ये परमार, चंदेल और चेदी, तो इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, चूंकि ये हमारे मध्य प्रदेश के राजवंश हैं, तो ये हमारे मध्यकालीन मध्य प्रदेश के इतिहास में शामिल हम इनको कर लेते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्री से भी क्वेश्चन इनसे पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाने की संभावना आगे भी बहुत प्रबल होती है, और मेंस में तो ये बहुत ही उम्दा टॉपिक है, मतलब 1-2 क्वेश्चंस तो चंदेल या परमार वंश से आ ही जाते हैं। अब आधुनिक भारत के इतिहास में देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने मुगल्स लिखे हुए हैं, मराठास लिखे हुए हैं। अब चूंकि जब मुगल्स हम पढ़ते हैं तो औरंगजेब हो गया, मैं औरंगजेब के पहले की जब मैं बात करूं अकबर, तो आपको पता है कि अकबर की लड़ाई हुई थी दुर्गावती से। तो दुर्गावती है कहाँ की, वो गढ़मंडला जबलपुर के नजदीक, तो वो हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं।
लेकिन जब उनकी लड़ाई हुई मुगल अकबर से, तो वो निश्चित रूप से, अब वो जो घटना घटित हुई है, निश्चित रूप से उसको गढ़कटंगा का युद्ध बोलते हैं, जो मे बी 1564-64 में हुआ था। तो वो घटना तो घटित हुई इतिहास इतिहास में, लेकिन वो हिस्सा किसका बन गया, हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास का, तो उसको भी जानना बड़ा आवश्यक हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा मराठा। अब जब मराठा में आप पढ़ते हैं बाजीराव के बारे में, प्रथम के बारे में, तो जो कि बाजीराव ने एक मराठा संघ का बनाया, और उस संघ के बाद जो है, तो आप सिंधिया राजवंश के बारे में, होलकर राजवंश के बारे में पढ़ते हैं, तो यहीं से वो हमें निकलकर सामने आते हैं, होलकर और सिंधिया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है आधुनिक भारत के इतिहास का, जिसको पढ़ना बड़ा अनिवार्य हो जाता है। तो सिंधिया और होलकर राजवंश, ठीक है। और इसके बाद का जो टॉपिक बनता है वो है हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि आपको पता है कि हम भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, तो वहां पर हमें हम पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते हैं। तो ये आंदोलन हम पढ़ते हैं भारत के संदर्भ में, लेकिन इन आंदोलनों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रहा है हमारे मध्य प्रदेश से। तो इन्हीं आंदोलनों को हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं कि असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश की भूमिका को समझाइए, को विस्तार से समझाइए, को बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश की भूमिका का वर्णन करिए। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, ये सारे अभी हम अलग अलग इनके वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप तक अपनी बात को पहुंचाऊंगा। तो इस प्रकार से ये आपका एक पूरा इतिहास जो है मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो खत्म होता है, ठीक है। अब बात आती है राज्य व्यवस्था। तो जब हम आप पढ़ते हैं भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था में आप पूरा संविधान को पढ़ते हैं कि जो हमारा जो संविधान है, भाग 1 से लेकर भाग 22 तक, ठीक है, गुड। तो अब आपको ये भी पता है कि अब जब हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, जब हम भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, तो वहां महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसकी कैबिनेट होती है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, ये बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन जब आप किसी स्टेट की, किसी भी स्टेट की आप राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद या न्यायालय, और सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश का पंचायती राज। तो ये बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अब यहां से प्रीलिम्स में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस आपको हर साल के प्री के एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। और रही बात मेंस में, तो मेंस के एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यपाल के कार्यों का उल्लेख करिए या मुख्यमंत्री की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख करिए। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जो आपको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन जब आप भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे, तो मोस्टली ये जो टॉपिक है ये वहीं पर आके कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये राज्य व्यवस्था को भी बड़े गहन अध्ययन करने की आवश्यकता रहेगी। अब मैं बात करता हूं अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अर्थव्यवस्था का कोई भी टॉपिक है वो हमेशा रिलेट करता है किससे, ज्योग्राफी से, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या, कृषि। अब कृषि का रिलेट मैंने इससे क्यों किया गूगल से, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं क्या, मृदा, जब आप ये जान लेते हैं कि मालवा के पठार में काली मिट्टी है, तो अब आप जब काली मिट्टी की विशेषताओं को पढ़ेंगे, अगर आपको वो पता है, तो निश्चित रूप से आप उस काली मिट्टी में किस प्रकार की खेती की जा सकती है, ये आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से जो है भूगोल के टॉपिक से जो है कनेक्ट रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप भूगोल का टॉपिक पढ़ें, तो उसके बाद ही आप किस टॉपिक को उठाएं, अर्थव्यवस्था के टॉपिक को, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो है एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो जब आप कृषि, तो कृषि के संदर्भ में हम जब मध्य प्रदेश पढ़ेंगे, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फसलें प्रमुख रूप से, चाहे वो खाद्यान्न फसलें हो या तो चाहे वो जो हम बागानी फसलें हैं या कोई किसी भी प्रकार की फसलें हैं, वो फसलें हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ते हैं। और ये जो टॉपिक मैंने लिखा है, जो कि एक टॉपिक और आप बना सकते हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश में पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ठीक है। लेकिन वो मैंने यहाँ पर, जो कि बोर्ड छोटा था इसलिए मैंने उसको ज्यादा अलग से नहीं किया है। तो उस टॉपिक को भी आप कर सकते हैं, जो कि आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में वन और वन्य जीव, इन सब के बारे में भी हम पढ़ते हैं। और मध्य प्रदेश के में अपना यूनेस्को के द्वारा रिजर्व, कई सारे रिजर्व क्षेत्र भी हैं।
मध्य प्रदेश में वेटलैंड्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पढ़नी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर मैंने अर्थव्यवस्था में ही लिख दिया है, तो आपको कृषि पढ़ना है, आपको वन पढ़ना है, वन्य जीव पढ़ना है और पशुपालन पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आप उनको शामिल करके आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरी नजर में कला एवं संस्कृति का जो पोर्शन है वो प्री में और मेंस, इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं अकेले, क्योंकि जब भी आप देखें, पेपर उठाकर आप देखें तो मेरी बात को शायद आप समझ पाए कि इस टॉपिक से हर वर्ष की प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बहुत मात्रा में पूछे जा चुके हैं। अब लेकिन ये कला एवं संस्कृति का पोर्शन है क्या, तो जब कभी भी आप पुस्तक पढ़ेंगे तो ये जो भूगोल का टॉपिक है, जो इतिहास का टॉपिक है, जो राज व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, ये आपको एक तरफ मिलेगी और कला और संस्कृति आपको दूसरी तरफ मिलती है। ठीक है, तो कला में जहां पर मैंने लिखा है कि जैसे मध्य प्रदेश में आपको पता है कि हम पूरे मध्य प्रदेश को जो है लोकल स्तर पर 4 भागों में बांट के रखते हैं। एक हो गया अपना मालवा का क्षेत्र, दूसरा हो गया निमाड़ का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र और बघेलखंड का क्षेत्र। तो इन सभी क्षेत्रों की अपने अपनी लोकल लेवल पे उसकी अपनी स्वयं की चित्रकला होती है, नृत्य कला होती है, उसकी गायन शैली होती है, उसकी नाट्य शैली होती है। तो इन शैलियों के बारे में हम पढ़ते हैं। हम मध्य प्रदेश में प्रमुख साहित्यकारों के बारे में भी पढ़ते हैं, चित्रकारों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये सारी जो चीजें आएंगी आपकी, वो किस में आ जाएंगी, आपके मध्य प्रदेश की कला में। ठीक है, और संस्कृत में हम पढ़ेंगे जैसे जनजाति। अब आपको पता है कि मध्य प्रदेश में एससी और एसटी, तो महत्वपूर्ण ये है कि जब हम जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पढ़ना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि यही वो टॉपिक है कि यहीं से क्वेश्चंस आपके प्री में भी बन जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके मेंस के लिए भी। तो जो भी फैक्ट होते हैं वो फैक्ट आपके प्री में काम आते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्री में पढ़ा हुआ मेंस में काम बिल्कुल नहीं आता। अगर आपने प्री की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की हुई है, तो चूंकि हम प्री में फैक्ट्स पढ़ते हैं और यही फैक्ट्स जब आप लिखते हो किसमें, मेंस के एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में, तो आपके उत्तर को ये फैक्ट्स जो है तो काफी प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में हम जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं, उन त्योहार के बारे में पढ़ते हैं, और मध्य प्रदेश में जो मेले लगाए जाते हैं, त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत विशाल टॉपिक है, कला एवं संस्कृति। इसको भी हम बड़े अच्छे ढंग से करेंगे। और फिर जो लास्ट टॉपिक बचता है आपका वो है अन्य। उसको मैंने अन्य में डाला है क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम क्लासिफाइड नहीं कर पाए हैं, जैसे कि खेलकूद हो गया और अन्य मिसलेनियस टॉपिक हो गए, उनको हम जो है तो अन्य में डाल दिया है हमने। तो इस प्रकार से अगर आप इस मध्य प्रदेश के विषय को विषयवार अलग अलग करोगे तो निश्चित रूप से आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी और आप हर चीज को एक दूसरे से आप लिंक कर पाओगे। मेरा कहना इसलिए है क्योंकि कभी आपका मन पड़ा कि मैं नदी पढ़ूंगा आज, अब नदी आपने पढ़ लिया और मन कर रहा है कि अब मैं इतिहास पढ़ लूं, तो चीजें जो है तो वो कनेक्ट नहीं हो पाती हैं। तो मेरा मानना यही है आपसे कि अपने जो टॉपिक्स हैं उनको विषयवार अलग अलग करें, और अलग अलग करने के बाद आप मध्य प्रदेश का भूगोल पहले इसको खत्म करें, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ें, इसके बाद इतिहास पढ़ें, राज्य व्यवस्था पढ़ें, और ये सबसे लास्ट में कला एवं संस्कृति को, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको आप अलग से पढ़ें। ठीक है, तो अभी तक यही। तो अब मेरा जो मानना ये है कि लगभग थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको समझा पाया हूँ। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं शुरू करूंगा मध्य प्रदेश के भूगोल से, और भूगोल में भी सबसे पहले, भूगोल तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की बेसिक जानकारी बताऊंगा आपको कि हमारा मध्य प्रदेश है कैसा, उसका नाम कैसे पड़ा, या उसकी भौगोलिक विस्तार कैसा है, उसका पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी कौन कौन से जिले आते हैं, कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं, ये सारी सामान्य जानकारी बताने के बाद ही मैं अपने इस टॉपिक पे आऊँगा भूगोल में। ठीक है, तो कोविड-19 वैश्विक महामारी, आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जिससे कि हम अपने परिवार, अपने समाज के लिए कुछ सहयोग दे पाएं। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू।